वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट शिक्षा। बच्चों कैसे हो आप। आज की जो वीडियो है हम एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं जिस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान पाओगे, समझ पाओगे कि जो फॉरेन करेंसी होती है उसको किस तरह खरीदा जाता है, उसका प्राइस, उसका रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, रेट ऑफ एक्सचेंज के डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट होने की वजह से हमारे एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट पर क्या फर्क पड़ता है, हम फॉरेन करेंसी की डिमांड कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, फॉरेन करेंसी की सप्लाई कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इन सारी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो स्वागत है आपका अपने चैनल इनफाइनाइट शिक्षा में। आज के टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें सारी चीजें जो होंगी वो फॉरेन करेंसी को लेकर होंगी। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्या होता है विदेशी विनिमय दर। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होता है एक तरह से प्राइस होता है। क्या होता है बच्चों? प्राइस होता है। किसका प्राइस होता है? ये प्राइस होता है फॉरेन करेंसी का। किसका बच्चों? फॉरेन करेंसी का प्राइस होता है। यानी जब हम कोई फॉरेन करेंसी को, विदेशी मुद्रा का क्रय करते हैं, फॉरेन करेंसी को खरीदते हैं, तो उसको खरीदने के बदले में हमें अपनी डोमेस्टिक करेंसी का कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। तो जो पे किया जा रहा होता है, जाहिर सी बात है, पे किया जाने वाला अमाउंट प्राइस कहलाता है। किसी विदेशी करेंसी की एक यूनिट को जब हम परचेज करेंगे तो जितना अमाउंट हम पे करेंगे वो एक यूनिट करेंसी का प्राइस होगा। लेकिन इसको प्राइस नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसको ध्यान से आप इस तरह सुनिए। मान लीजिए ये हमारी डोमेस्टिक करेंसी की 3 यूनिट्स हैं, ये हमारी फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट है। जब फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट को हमने परचेज किया, परचेज किया, तो अपनी करेंसी की कुछ यूनिट्स का हम पे करेंगे। यहां पर जो हमने आपके सामने एक डायग्राम की शक्ल में दिखाने की कोशिश की है कि एक विदेशी करेंसी को खरीदने के लिए हमने अपनी घरेलू करेंसी की 3 इकाइयों का भुगतान किया है। बस यही भुगतान किया जाने वाला अमाउंट कहलाता है एक्सचेंज रेट। क्या कहलाता है बच्चों? विनिमय दर कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये एक्सचेंज रेट किस तरह से डिटरमाइन होता है, कौन इसे निर्धारित करता है, कैसे पता लगता है विदेशी करेंसी का मूल्य घट रहा है या विदेशी करेंसी का मूल्य बढ़ रहा है। इन सारी चीजों को देखिए तो मेरे बच्चों, ये जो एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन हुआ है, ये जो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हुआ है, इसको निर्धारित करने की 3 मेथड हमारे सामने हैं। 3 मेथड का यहां पर हम जिक्र करेंगे। पहला मेथड है यहां पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं लोचशील विनिमय दर प्रणाली। और दूसरा होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसका हिंदी अनुवाद है स्थिर विनिमय दर प्रणाली। और लास्ट वन है मैनेजिंग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी तीर्थी प्रबंधकीय विनिमय दर प्रणाली। ये 3 मेथड इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला है। तो इसलिए इन सभी चीजों को अब कौन सा आ जाए ये कंफर्म नहीं है, एक आएगा ये कंफर्म है। तो इसलिए हमें इन तीनों मेथड को बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम नंबर लगाएंगे फर्स्ट मेथड का, जिसका नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात जब करी जाती है, यानी लोचशील विनिमय दर प्रणाली की बात जब करी जाती है, तो इसमें हम आपको ये बताएंगे कि इसके अंदर जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं स्वर्ण अक्षरों में टकी हुई बात है, बहुत ध्यान से सुनना कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज का डिटर्मिनेशन होता है, यानी विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण होता है,
निर्धारण करने का मतलब है, डिटर्मिनेशन का मतलब है यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज, जो तय किया जाता है कि कितना रेट ऑफ एक्सचेंज रखा जाएगा। तो जो डिटर्मिनेशन होता है रेट ऑफ एक्सचेंज का, वो होता है मार्केट फोर्स के अनुसार। मार्केट फोर्स के अनुसार डिटर्मिनेशन होता है रेट ऑफ एक्सचेंज का फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पे। मार्केट फोर्स यानी बाजार शक्ति। जैसे ही हमारे दिमाग में, जैसे ही हम सुनते हैं मार्केट फोर्स, तो हमारे दिमाग में दो चीजें एकदम से आ जानी चाहिए। मार्केट फोर्स के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई। तो मार्केट फोर्स के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डिमांड, एक होता है सप्लाई। क्योंकि यहां पर बात चल रही है फॉरेन एक्सचेंज रेट की, तो यहां डिमांड होगी डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, और बिल्कुल सप्लाई होगी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इसीलिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को सही से समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा डिमांड के बारे में और जानना होगा सप्लाई के बारे में। तो आओ बच्चों, हम बात करते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी की, यानी ऐसे कौन से सोर्सेज हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं, ऐसे कौन सी परिस्थितियां हैं, ऐसे कौन से हालात हैं जिनकी वजह से हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी पड़ती है या जिनकी वजह से हमें फॉरेन करेंसी खरीदनी पड़ती है। डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी को यानी सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी को जानने के लिए आपने अपने माइंड में सिर्फ एक बात को रखना है। आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से हमें फॉरेन करेंसी की नीड होती है। जहां आपने ये प्रूव कर दिया कि यहां फॉरेन करेंसी की नीड है, तो समझ लीजिए वो आपका डिमांड करने का स्रोत है, डिमांड का सोर्स है, डिमांड का फैक्टर है, उसकी वजह से ही फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है। तो आपको नीड ऑफ फॉरेन करेंसी बतानी है। तो आइए हम आपको बताते हैं नीड ऑफ फॉरेन करेंसी कब होती है, यानी विदेशी करेंसी की डिमांड के फैक्टर्स क्या है। विदेशी करेंसी की डिमांड यानी डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, जो पहला पॉइंट है तो वो होता है इंपोर्ट। मेरे बच्चों, इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देश से, किसी दूसरी इकोनॉमी से, किसी दूसरी कंट्री से कोई सामान खरीदना। अब ये सामान कौन खरीद सकता है भाई? हाउस होल्ड्स खरीद सकते हैं। ये सामान कौन खरीद सकता है? फर्म खरीद सकती है। ये सामान कौन इंपोर्ट करा सकता है? गवर्नमेंट करा सकती है। अब भैया हाउस होल्ड्स इंपोर्ट करे, कोई फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट इसको इंपोर्ट करे, या गवर्नमेंट किसी भी दूसरे देश से कोई भी सामान इंपोर्ट करती है, तो उसको इंपोर्ट करने के बाद हमें पे करना होता है। अब पेमेंट करने के लिए हमें उस स्पेसिफिक कंट्री की करेंसी की जरूरत होती है। तो यहां पर आपने एक जुमला मेरा ध्यान से सुनिए कि हमें इंपोर्ट के बाद पेमेंट करने के लिए उस कंट्री की करेंसी की जरूरत होती है, नीड होती है। तो पेमेंट करने के लिए हमें जब विदेशी करेंसी की नीड होती है तो हम विदेशी करेंसी को खरीदते हैं, और यही विदेशी करेंसी को खरीदना कहलाता है डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। तो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी का पहला फैक्टर जो है वो है इंपोर्ट। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप किसी दूसरी कंट्री की किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, डिबेंचर्स खरीदते हो, किसी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करते हो, प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा लगाते हो, तो ये कहलाता है कि विदेशी किसी भी देश के एसेट्स को खरीदकर वहां पर पेमेंट करना, ये कहलाता है इन्वेस्टमेंट। तो जब आप एसेट्स खरीदोगे, एसेट्स मतलब शेयर्स, एसेट्स मतलब डिबेंचर्स, ये किसी भी कंपनी के खरीदी जाने वाली हिस्सेदारी होती है जिसमें हमें पेमेंट करनी होती है। तो शेयर्स की पेमेंट करने के लिए, डिबेंचर्स की पेमेंट करने के लिए, यानी विदेशों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें विदेशी करेंसी की ज़रूरत होती है।
आवश्यकता होती है, नीड होती है, इसलिए हम विदेशी करेंसी की डिमांड करते हैं। तो जो सेकंड फैक्टर है डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी का, वो है इन्वेस्टमेंट। और स्पेसिफाई भी कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री, इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेंडिंग रेमिटांसेस अब्रोड, क्या मतलब है सेंडिंग रेमिटांसेस अब्रोड का? इसका मतलब होता है विदेश में किसी को गिफ्ट देना, विदेश में किसी को रुपया भेजना। तो जब विदेश में किसी को रुपया भेजते हो तो भैया अपनी करेंसी में नहीं भेजते, उसी देश की करेंसी में भेजते हैं। तो हमें रेमिटांस के लिए उस देश की करेंसी की आवश्यकता होती है, नीड होती है, इसलिए हम विदेशी करेंसी की डिमांड करते हैं। तो डिमांड करने का थर्ड फैक्टर है सेंडिंग रेमिटांस अब्रोड। मैं लिख भी देता हूं, गिफ्ट्स। स्पेक्यूलेशन क्या है? देखो, स्पेक्यूलेशन का अगर मैं हिंदी अनुवाद बताऊं तो एक मतलब ये निकल के आता है सट्टेबाजी। क्या मतलब होता है भाई? हमारे हर देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विदेशी करेंसी का व्यापार करते हैं, विदेशी करेंसी को खरीदते हैं और विदेशी करेंसी को लोगों को बेचते हैं। एक तरह से फॉरेन करेंसी के एजेंट होते हैं। तो बच्चों, ये जो काम करते हैं करेंसी को खरीदकर करेंसी को बेचने का, इनका काम होता है प्योरली प्रॉफिट कमाना। लाभ कमाने के लिए विदेशी करेंसी को खरीदते हैं और लाभ कमाने के उद्देश्य से ही विदेशी करेंसी को बेच देते हैं। तो बच्चों, अगर इन्हें जरा सा भी नहीं ये एहसास होता है कि विदेशी करेंसी का रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज होने वाला है इन फ्यूचर, तो एट प्रेजेंट ये विदेशी करेंसी की डिमांड करेंगे ताकि विदेशी करेंसी का एक्सचेंज रेट के बढ़ने पर ये ज्यादा कीमतों पर उसको बेच सकें और प्रॉफिट ज्यादा कमा सकें। तो ऐसे लोग जिनको स्पेक्यूलेटर्स कहा जाता है, ये क्या करते हैं, विदेशी करेंसी के रेट ऑफ एक्सचेंज के इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी पर ये विदेशी करेंसी को खरीदते हैं और यही खरीदना विदेशी करेंसी की डिमांड कहलाता है, फॉरेन करेंसी की डिमांड कहलाता है। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड का यहां जो लास्ट पॉइंट हमने लिया वो लिया स्पेक्यूलेशन। तो बच्चों, इन चारों पॉइंट्स का इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हमें विदेशी करेंसी की आवश्यकता होती है, हमें विदेशी करेंसी की आवश्यकता होती है, हमें विदेशी करेंसी की आवश्यकता होती है और हमें विदेशी करेंसी की आवश्यकता होती है। और विदेशी करेंसी की जो आवश्यकता होती है वो दिखाती है विदेशी करेंसी की डिमांड को। अब अगला पॉइंट जो आता है वो ये आता है, विदेशी करेंसी की डिमांड कैसे घटती है, कब बढ़ती है, क्यों घटती है, क्यों बढ़ती है, इसका जिक्र करते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पर। विदेशी करेंसी का जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है, रेट ऑफ एक्सचेंज, एक तरह से हम उसे मान लेते हैं प्राइस, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं प्राइस, माइंड में रखना प्राइस, बाकी बोलते हैं उसका रेट ऑफ एक्सचेंज। और यहां जो विदेशी करेंसी की डिमांड होती है उनके बीच जो होता है नेगेटिव रिलेशन होता है, बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड यहां पर एग्जिस्ट होता है। यानी जब रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज होता है तो विदेशी करेंसी की डिमांड घट जाती है, जब रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्रीज होता है तो विदेशी करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन एक बात यहां पर गौर व तलब है, वो ये है कि अन्य बातें समान रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे भी क्रिएट हो जाते हैं जो रेट ऑफ एक्सचेंज के बढ़ने पर भी विदेशी करेंसी की डिमांड को घटने नहीं देते। तो उन सभी फैक्टर्स को हम कांस्टेंट कर देते हैं और एक नॉर्मली बात कहते हैं कि अगर विदेशी करेंसी का रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड घट जाएगी। इनवर्सली अगर रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्रीज होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों होता है ऐसा, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चों, जब विदेशी करेंसी का रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ता है तो इस रेट ऑफ एक्सचेंज के बढ़ने पर जो बात मैं यहां लिखने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। उस रेट ऑफ एक्सचेंज के बढ़ने पर जो फॉरेन मार्केट होती है, जो फॉरेन मार्केट होती है वो महंगी हो जाती है। फॉरेन मार्केट महंगी हो जाती है, महंगी होने की वजह से वहां का सामान हमारे लिए महंगा हो जाता है। जब विदेशी बाजार हमारे लिए महंगा हो जाएगा तो विदेशी बाजार से हम इंपोर्ट कम करेंगे, विदेशी बाजार से हम सामान कम खरीदेंगे और जब इंपोर्ट कम करेंगे तो हमें नीड भी कम होगी
और जब नीड भी कम होगी तो डिमांड अब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि रेट ऑफ एक्सचेंज के बढ़ने पर इंपोर्ट कम हो जाता है। आप यहां लिख लीजिए, इंपोर्ट कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अगर विदेशी करेंसी का रेट ऑफ एक्सचेंज घट जाता है तो बाजार सस्ता हो जाएगा। बाजार सस्ता हो जाएगा तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा। जब इंपोर्ट बढ़ जाता है तो विदेशी करेंसी की नीड भी बढ़ जाती है, और जब विदेशी करेंसी की नीड बढ़ जाती है तो विदेशी करेंसी की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो अब हमें इस रिलेशन के बेस पर विदेशी करेंसी का एक डिमांड कर्व ड्रॉ करना होगा। उसके लिए हमें चाहिए OY एक्सिस और हमें चाहिए OX एक्सिस, और हम जाते हैं एज यूजुअल OX एक्सिस पर हम दिखाएंगे डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, और OY एक्सिस पर दिखाएंगे हम एक्सचेंज रेट या रेट ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज रेट या रेट ऑफ एक्सचेंज में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होने की वजह से जो करेंसी का डिमांड कर्व बनेगा वो नेगेटिव स्लोप का बनेगा। ये नेगेटिव स्लोप का डिमांड कर्व ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेट ऑफ एक्सचेंज में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। इसको और क्लैरिफाई करने के लिए हमने इस पर दो पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट A और पॉइंट B। A पॉइंट पर रेट ऑफ एक्सचेंज इतना है जिसको हमने R एज्यूम कर लिया, और करेंसी की डिमांड इतनी है जिसको हमने C कंज्यूम कर लिया। जैसे ही हम A से B तक ट्रेवल करते हैं तो रेट ऑफ एक्सचेंज आप देख सकते हो B पॉइंट पर आने पर, B पॉइंट पर जैसे हमने मूव किया रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्रीज हो गया, और जिसको हमने R1 एज्यूम कर लिया। और जैसे ही हमने A से B पर मूव किया तो करेंसी की डिमांड बढ़ गई जिसको हमने C1 मान लिया। तो आप देख सकते हो करेंसी का रेट ऑफ एक्सचेंज घट रहा है और करेंसी की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। इस तरह करेंसी के रेट ऑफ एक्सचेंज में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन यहां पर साबित हो जाता है। तो ये रेट ऑफ एक्सचेंज के बीच रिलेशन है डिमांड के साथ, और ये इसका कर्व है जो रेट ऑफ एक्सचेंज में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन को दिखा रहा है। बच्चों ऐसे ही हम रेट ऑफ एक्सचेंज के साथ सप्लाई को भी पढ़ेंगे, और जब डिमांड और सप्लाई दोनों हम पढ़ लेंगे तो हमें मार्केट फोर्स के अनुसार फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में करेंसी का रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन करना, सीखना, समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बच्चों ये तो बात थी सिर्फ डिमांड की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ एक्सचेंज का, या सप्लाई किस तरह रेट ऑफ एक्सचेंज को डिटरमाइन करती है। तो प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बच्चों कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट को ड्रॉप जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।